हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देवेश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं भाई एक और नया चैप्टर जीएसटी एंड कस्टम लॉ की सीरीज हमने शुरू कर दी है और आज हम करने जा रहे हैं इसका चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर कंपोजिशन लीवी स्कीम। ये सीरीज बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम वालों के लिए स्पेशली बनाई जा रही है जिनके एग्जाम अभी पिछले 1-2 महीने बाद आने वाले हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपने इसके सारे वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे ना तो डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है, तो जाओ फटाफट से प्लेलिस्ट में सारे वीडियो लेक्चर्स वॉच करके आओ। और आज जो है हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6, अगला चैप्टर है। और अगर किसी को भी इस बुक के नोट्स परचेज करने हैं तो नोट्स रेडी हो चुके हैं, प्राइस है 150 और जो भी बच्चा बाय करना चाहता है तो वो जाके व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है और बोर्ड पर भी मैंने लिख दिया है, ये रहा। तो इस नंबर पे जाके आप मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे कि सर हमको नोट्स बाय करने हैं, मिनिमम प्राइस जो भी होगा पे कर आप सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ को ले सकते हो। नोट्स में सारे चैप्टर्स होंगे, सारे इजी पॉइंट्स हैं, हर चीज है जो एक्सप्लेन कर रखी है अच्छे तरीके से। 70 और 60 पेजेस के अराउंड नोट्स हैं, आपको 400 पेज की बुक जो है नहीं पढ़नी पड़ेगी भाई। और अगर आप नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं भाई, वीडियो का आनंद उठाओ। भाई सुनो, आज हम शुरू करेंगे कॉम्पोजिशन लीवी स्कीम। पहले हम बात करेंगे व्हाट इज कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन लीवी स्कीम क्या होती है? सुनो, सरकार ने जब टैक्स लेना शुरू करा ना, जो जीएसटी काउंसिल है, गवर्नमेंट है, जब टैक्स मांगना शुरू किया तो जीएसटी काउंसिल में लोगों ने देखा, जो गवर्नमेंट है उसने देखा कि कुछ ऐसे बंदे हैं जो बहुत गरीब हैं, कुछ छोटे क्रिएटर भी हैं या कुछ छोटे ऐसे टैक्स पेयर हैं, लोग हैं जो टैक्स नहीं भर रहे। तब सरकार ने पता क्या बोला कि अब ना टैक्स स्कीम को 2 अलग अलग स्कीम में बांटा जाएगा। पहले वो स्कीम में लोग आएंगे जो नॉर्मल टैक्स पेयर हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस चला रहे हैं, अंबानी जैसे, ठीक है, तो इन लोगों को टैक्स पे करना है, वो नॉर्मल स्कीम में आएगा। अब कुछ छोटे टैक्स पेयर भी हैं जिनका टर्नओवर जो है, एनुअल टर्नओवर जो है 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख ऐसे लेकर 1.5 करोड़ के अंदर अंदर है, वो छोटे टैक्स पेयर में आएंगे। और छोटे टैक्स पेयर को एक कंपोजिशन लीवी स्कीम्स के अंदर रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, जिसका बेनिफिट भी उनको मिलेगा। और इसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी रखा गया है। अगर कोई कंपोजिशन टैक्स पेयर स्कीम में, यानी छोटे स्मॉल टैक्स पेयर के रूप में, कंपोजिशन यानी छोटा स्मॉल टैक्स पेयर के रूप में टैक्स भरता है, तब उसको कुछ बेनिफिट दिया जाएगा और टैक्स में राहत मिलेगी। और जो नॉर्मल टैक्स कैटेगरी में भरेगा, जो नॉर्मल बंदों के साथ भरेगा, जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा होगा, तब उस केस में आप लोगों को टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, आप लोगों को कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कंपोजिशन स्कीम को लाया गया था, स्मॉल टैक्स पेयर जो है वो इजीली टैक्स को पे कर सके। चलिए डेफिनेशन की मदद से समझाता हूं। कंपोजिशन लीवी इज एन अल्टरनेट मेथड ऑफ लीवी ऑफ टैक्स। कंपोजिशन जो है एक अल्टरनेट मेथड है, टैक्स को पे करने का एक दूसरा तरीका है। कह रहा है इसके अंदर टैक्स पेयर जो होते हैं जिनके पास एक स्पेसिफिक लिमिट ऑफ अमाउंट रखा गया है। अगर स्पेसिफिक लिमिट ऑफ अमाउंट जो तय करा है, गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा है, अगर उसके अंदर आप आते हो, आप उस थ्रेशोल्ड के, आप लिमिट के अंदर अगर बिजनेस कर रहे हो, उसके अंदर ही आप एनुअली इनकम कमा रहे हो, तब आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड कर सकते हो। और इसके रजिस्टर्ड करने के बेनिफिट भी सुन लो भाई। पहला बेनिफिट, जो कंपोजिशन स्कीम के स्मॉल टैक्स पेयर होते हैं ना, उनको कंप्लायंस बर्डन जो है वो कम करना पड़ता है। कंप्लायंस बर्डन कम होता है उनके ऊपर, ठीक है, ज्यादा कंप्लायंसेस नहीं भरने पड़ते। दूसरा, क्वार्टरली टैक्स पे कर सकते हो आप। आप हर 3 महीने के बाद, क्वार्टरली बोला है ना, तो 3 चौक 12, तो 12 महीने होते हैं साल में, तो आप 3 करके 4 बार सिर्फ टैक्स पे करोगे पूरे साल के अंदर, ठीक है। और जो नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन है वही वो 1 साल में 1 बार पूरे साल का टैक्स पे करेगा, तो हुआ ना बर्डन कम। उसके बाद लिखा है एनुअल रिटर्न जो है वो आप फाइल कर सकते हो इजिली। आप जैसे क्वार्टरली टैक्स पे कर रहे हो बट रिटर्न जो है वो एनुअली फाइल कर सकते हो। बट जो दूसरे बंदे नॉर्मल पर्सन है उनको अपने अकॉर्डिंग ही करना पड़ता है, जैसे उनको दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेनिफिट मिल जाते हैं स्मॉल टैक्सेबल पर्सन को। अगर आप लीवी में आते हो, अगर आप कंपोजिशन स्कीम में अपना रजिस्टर्ड कराते हो, तो उसके लिए अब अगर आपको बेनिफिट चाहिए, आप छोटे टैक्सेबल पर्सन हो, आपको कम टैक्स भरना है, तो आपको बेनिफिट भी मिलेंगे। और बेनिफिट चाहिए तो उसके लिए आपको एलिजिबल होना पड़ेगा। अब एलिजिबिलिटी बनाई गई है सरकार ने कि कौन कौन से लोग जो है स्मॉल टैक्स पेयर होंगे। कैसे पता चलेगा कि कौन स्मॉल है, कौन कंपोजिशन स्कीम्स के अंदर आएगा, कैसे पता चलेगा? सरकार ने बोला हम कुछ ना नोटिफाइड लिस्ट बना देते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर, कि जो जो इस सर्विसेज या गुड्स में डील करेगा वो स्मॉल टैक्स पेयर कहलाएगा, और जो स्मॉल टैक्स पेयर है वो स्मॉल अमाउंट भरेगा, प्यारा अमाउंट भरेगा, है ना भाई। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ लिमिट बना दी पैसों से रिलेटेड और
गुड्स एंड सर्विसेज की लिस्ट से रिलेटेड। चलिए वो भी समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने सेक्शन नंबर 10 में देखा है, सेक्शन 10 में लिखा है कि CGST एक्ट ने कुछ ऐसी कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को स्कीम्स प्रोवाइड करी है जहां CGST एक्ट में लिखा है कि कौन से वो पर्सन है। 10 सेक्शन 10 के अंदर सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 में लिखा है कि कौन से ऐसे पर्सन है जो एलिजिबल नहीं है कंपोजिशन लीवी स्कीम के लिए। तो वो पर्सन के बारे में भी हम सीखेंगे, बट अभी हम क्या पढ़ेंगे कि पहले कौन से लोग एलिजिबल हैं टैक्सेबल के लिए, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि जो कंपोजिशन स्कीम्स के पर्सन होते हैं ना, जो स्मॉल टैक्स पेयर होते हैं, इनको इनपुट नहीं मिलता ITC का, जिसके अंदर ITC होता है। जैसे ITC आप क्लेम करते हो कोई भी टैक्स इनवॉइस वगैरह जनरेट करने के बाद, तो आप ITC का इनपुट क्लेम नहीं कर सकते अगर आप स्मॉल टैक्स पेयर की लिस्ट में आते हो। अगर आप कंपोजिशन टैक्सेबल भरते हो, ठीक है, तो आप ITC क्लेम नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कंपोजिशन स्कीम्स की लिमिट की। देखो, आपका टर्नओवर अगर पूरे साल का एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे का है तब आप स्मॉल टैक्स पेयर कहलाओगे। सिंपल है। अगर आपका एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे का है तब आप स्मॉल टैक्सेबल कहलाओगे और आप एलिजिबल होते हो स्मॉल कंपोजिशन लीवी में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। दूसरा लिखा है स्पेशल कैटेगरी। स्पेशल कैटेगरी में मैंने 2 स्टेट को रखा है, पहला है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा है उत्तराखंड। जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड को छोड़कर जो अदर स्टेट नोटिफाइड हैं GST काउंसिल के द्वारा, वो कौन से पहले वो देख लो। वो स्टेट है इंक्लूडिंग अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। तो ये जो 7 स्टेट है जो मैंने बताए हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, इन स्टेट में अगर आप साल के अंदर बिजनेस करके 75 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट कर रहे हो, 75 लाख से ज्यादा इनकम कर रहे हो, तब जो है आप एलिजिबल होते हो कंपोजिशन लीवी स्कीम के अंडर। स्पेशल स्टेट को छोड़कर। कौन सा स्पेशल स्टेट? जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, क्योंकि जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड को एक स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है और इनकी लिस्ट अलग से बनाई गई है। अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड की। तो J&K यानी जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड की जो एग्रीगेट टर्नओवर होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1 करोड़। 1 करोड़ कम से कम एनुअल टर्नओवर होनी चाहिए अगर आप जम्मू कश्मीर जैसे शहर में या उत्तराखंड में आप बिजनेस कर रहे हो, तभी आप टैक्सेबल पर्सन के लिए एलिजिबल माने जाओगे कंपोजिशन स्कीम के अंडर, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड की लिमिट क्या है? 1 करोड़। इसके अलावा जो बाकी हैं स्पेशल कैटेगरी में जो नहीं आते, बाकी अदर स्टेट जैसे मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, तो इनकी लिमिट क्या है? 75 लाख कम से कम। एक साल में इतना कमा रही हो बिजनेस। और अगर नॉर्मल पूछी जाए कि कितनी लिमिट रखेंगे तो 1.5 करोड़ है, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। 1.5 करोड़ से अगर ज्यादा हुआ तब वो स्मॉल टैक्सेबल पेयर में नहीं आएगा, तब उस जगह उसको नॉर्मल जाके टैक्सेबल पर्सन बनना पड़ेगा, ना कि कंपोजिशन स्कीम में स्मॉल टैक्सेबल बनेगा, ठीक है। और लास्ट मैंने लिखा है 1.5 करोड़ से ज्यादा अगर अदर स्टेट में हो, कोई भी यूनियन टेरिटरी में, तब वो स्मॉल टैक्सेबल पर्सन में आएगा। जैसे यूनियन टेरिटरी का एग्जांपल दिल्ली, अंडमान निकोबार, ठीक है, पुडुचेरी, चंडीगढ़। तो अगर ऐसे स्टेट में आप अपना बिजनेस कर रहे हो और आपका बिजनेस टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है या उससे थोड़ा सा ज्यादा है, तब आप स्मॉल टैक्सेबल पर्सन में इंक्लूड हो जाओगे, समझे। तो ये थे आपकी लिमिट। अच्छा, सरकार ने लिमिट तो लगा दी पैसों पे। अब ये बताओ कि गुड्स या सर्विसेज कौन सी वस्तु में डील करना है, कौन कौन से पर्सन एलिजिबल होंगे, ये कैसे पता चलेगा? ये तो लिमिट है, लिमिट तो कोई भी है। अब वो काम क्या करते हो पर्सन, ऐसा तो नहीं है। अब मान लो कोई झाड़ू पोछे वाला 1.5 करोड़ कमा रहा है तो वो भी स्मॉल टैक्सेबल हो जाएगा। कोई लिमिट तो होगी, कैसे कैसे लोगों को रखा गया, कोई ऐसा क्राइटेरिया वगैरह तो बताओ। तो हाँ भाई, वो भी बताता हूँ, सुनो। अगर हम पॉइंट पढ़ने वाले हैं, पर्सन नॉट एलिजिबल एज पर सेक्शन 10, कौन से पर्सन इसके लिए एलिजिबल नहीं है? सेक्शन 10 और CGST एक्ट 2017 के अंदर ये लिखा गया है कि कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जो एलिजिबल नहीं माने जाएंगे कंपोजिशन लीवी स्कीम में, जिनको स्मॉल टैक्स पेयर की लिस्ट से निकाला जाता है। वो कौन से पर्सन होंगे? पहला है एनी सप्लाई ऑफ गुड्स। कह रहा है कि कोई भी पर्सन जो गुड्स की सप्लाई कर रहा हो बट उस पर टैक्स ना ले रहा हो, टैक्सेबल ना हो सप्लाई उसकी, तब उसकी गुड्स को जो टैक्सेबल नहीं है तो उस बंदे को हम नहीं मानेंगे कि वो टैक्सेबल पर्सन है, स्मॉल टैक्सेबल पर्सन है, और इसी जगह इसकी वजह से उसको नहीं दिया जाएगा कंपोजिशन स्कीम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। दूसरा और क्या है? इंटरस्टेट सप्लाई होनी चाहिए आउटवर्ड। अगर ये नहीं है, अगर कोई बंदा इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है
तब वो भी एलिजिबल नहीं होगा स्मॉल टैक्स पेयर के लिए। जैसे आप दिल्ली से कर्नाटका सप्लाई कर रहे हो, या आप दिल्ली से बेंगलुरु कर रहे हो, या दिल्ली से महाराष्ट्र कर रहे हो, तो जो ऐसी सप्लाई इनवर्ड सप्लाई कर रहा है तो वो पर्सन जो है वो भी टैक्सेबल पर्सन नहीं माना जाएगा कंपोजिशन स्कीम के अंडर। आगे और भी चीजें हैं, जैसे कि अगला पॉइंट है सप्लाई थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर यानी ईसीओ। अगर आप अपना कोई भी बिजनेस ईसीओ के जरिए हैंडल कर रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो, ईसीओ यानी ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है, जैसे स्विगी ऐप पे आप जाओ, बहुत सारे रेस्टोरेंट नोटिफाइड लिस्टेड में होते हैं, जिससे मंगाना चाहो खाना मंगा लो। तो आपका जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है, कौन ले रहा है पैसा, तो आप ईसीओ को पैसा दे रहे हो। आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को पैसा दे रहे हो, वो आगे होटल तक जो रेस्टोरेंट वाले हैं उन तक पैसा पहुंचाता है, तब आपका खाना आता है। तो अगर आप इस तरीके का कोई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म यूज करके, ईसीओ का यूज करके कोई डीलिंग कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, गुड सप्लाई कर रहे हो, कुछ बेच रहे हो, तब इस जगह आप एलिजिबल नहीं हो, आप स्मॉल टैक्स पेयर नहीं कहलाओगे। अगला पॉइंट है ए मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स। सरकार ने कुछ ऐसी गुड्स नोटिफाइड करी हैं कि अगर आप इसमें डीलिंग करोगे तो आप टैक्सेबल पर्सन नहीं हो, और बाई चांस आप उसी में डील कर रहे हो। सरकार ने बोला कि रोड पर बीड़ी बेचना गुनाह है, आप बीड़ी बेच रहे हो, बीड़ी सप्लाई कर रहे हो, तब आप टैक्सेबल कैसे माने जाओगे, तब आप टैक्सेबल नहीं माने जाओगे। सेम यही कंडीशन मैन्युफैक्चरर में। कुछ ऐसी नोटिफाइड लिस्ट है जिसमें चीजें मना करी हैं, जो नोटिफाइड लिस्ट की गुड्स एंड सर्विसेज को आपको नहीं बेचना है और बेच रहे हो तो आप टैक्सेबल पर्सन नहीं हो, सिंपल। अगला पॉइंट आता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेजिडेंस फॉरेन टैक्सेबल पर्सन। चाहे आप कैजुअल टैक्स पर्सन हो या आप नॉर्मल फॉरेन टैक्स पर्सन हो, फॉरेन टैक्सेबल पर्सन हो जो कि नॉन रेजिडेंस इंडिया का नहीं है, तब इस केस में भी इन दोनों पर्सनों को नॉन टैक्सेबल माना जाएगा, और इन दोनों पर्सनों को हम कंपोजिशन स्कीम्स लीवी के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। इनको नॉर्मल जाके टैक्स भरना पड़ेगा बाकियों की तरह, ठीक है, ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। या फिर आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो, आईएसडी में वर्क कर रहे हो, इनपुट सर्विस ले रहे हो या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो इस केस में भी आपको स्मॉल टैक्स पेयर नहीं माना जाएगा। अगला पॉइंट है ए टैक्सेबल पर्सन जिसका सेक्शन नंबर 52 या 51 के अंदर किसी भी तरीके का जो टैक्स है वो डिडक्ट होता हो या वो खुद टैक्स को कलेक्ट करता हो, तब वैसा जो पर्सन होता है जो टैक्स डिडक्ट कर रहा है या कलेक्ट कर रहा है वो भी टैक्सेबल पर्सन के अंदर नहीं आएगा, वो भी स्मॉल टैक्स पेयर नहीं कहलाएगा, नॉर्मल टैक्स पे करेगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें जो एग्रीगेटेड टर्नओवर के अंदर डिटरमाइन करी गई है वो क्या होनी चाहिए। पहली चीज कि ऑल टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आपकी जो सर्विसेज हैं और आपकी जो गुड्स हैं वो टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए। अगर उन पर टैक्स आप ले रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, तब आप कहलाओगे कि आप इस कंपोजिशन स्कीम में आ रहे हो, ठीक है, अदरवाइज आप नहीं आओगे। उसके बाद सेकंड थिंग इज द एग्जम्प्टेड सप्लाई। अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज का एग्जम्प्टेड सप्लाईज में डील कर रहे हो तो आप कहलाओगे कि हाँ आपकी एनुअल टर्नओवर जो है लायक है, आपको कंपोजिशन स्कीम मिलनी चाहिए। तीसरा, अगर आप गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो, गुड्स को भी या सर्विसेज को भी एक्सपोर्ट कर रहे हो एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तब आप एलिजिबल हो जाओगे। या फिर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो, जैसे अभी मैंने बताया इंटर स्टेट यानी दिल्ली से कर्नाटका, सेम स्टेट में नहीं। अगर बात करूंगा इंट्रा स्टेट की तो सेम स्टेट होगा, जैसे दिल्ली से दिल्ली, सप्लाई दिल्ली से दिल्ली में ही हो रही है। अगर बात करूंगा इंटर स्टेट की तो इसका मतलब है कि दिल्ली से गुजरात, दिल्ली से महाराष्ट्र, दिल्ली से कर्नाटका, दिल्ली से पुडुचेरी, कहीं भी हो रही है मगर दिल्ली से दिल्ली में नहीं हो रही है, तब वो इंटर स्टेट होता है और इसमें आप एलिजिबल होगे, ठीक है। तो ये थे छोटे से बेसिक पॉइंट, अभी हम और आगे डिस्कस करेंगे, चैप्टर रहता है तो स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लो, ठीक है। कौन कौन से गुड्स या कौन कौन सी सर्विसेज को नोटिफाइड करा गया है कि अगर आप किसी इस पर्टिकुलर गुड्स में या पर्टिकुलर सर्विसेज में डीलिंग करते हो तो आप स्मॉल टैक्स पेयर की लिस्ट में नहीं आओगे या आपको कंपोजिशन स्कीम जो है वो नहीं मिल सकती। तो यहाँ पर मैंने लिखे हैं कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस एज पर रूल नंबर 5। तो रूल 5 के अंदर वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ जो कंपोजिशन लीवी स्कीम के अंदर नहीं आती। पहली चीज तो अगर आप नॉट ए सीटीपी हो या एनआरटीपी हो, जिसको बोलते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, या नॉन रेजिडेंस टैक्सेबल पर्सन हो,
तो इसको बोलते हैं जहां पर आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं आओगे। अगर आप कोई भी सीटीपी हो या कोई भी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो तो आपको रूल नंबर 5 के अंडर बाहर निकाल दिया गया है स्कीम से, लीवी स्कीम से। सेकंड आता है नॉन ट्रेड इन ई कॉमर्स। अगर आप कोई भी डिजिटली ईसीओ या ई कॉमर्स का यूज कर रहे हो तो इस केस में भी आप एलिजिबल नहीं होते। तीसरा लिखा है नॉट पे आरसीएम। अगर जो व्यक्ति है वो आरसीएम जो है पे करता है, जिसको नहीं पे करना चाहिए बल्कि अंडर सेक्शन 9(4) के, तब वो आरसीएम चार्जेस की वजह से उसको वहां से हटा दिया गया है लीवी से। फिर अगला पॉइंट है फोर्थ, पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन। अगर कोई सेक्शन 9 और सब सेक्शन 4 या 5 के अंडर आरसीएम चार्जेस जो कि गुड्स और सर्विसेज दोनों पर लगने वाला चार्जेस है जो पे कर रहा है, तो उसको भी लीवी स्कीम से निकाल दिया जाता है। नॉट इंगेज्ड इन मेकिंग कह रहा है कि आदमी अगर जो पर्सन है वो इन सब चीजों में डीलिंग करता है तब उसको हम कंपोजिशन स्कीम्स के अंडर नहीं मानेंगे। तो क्या कह रहा है, नॉट इंगेज इन मेकिंग। अगर इन सब चीजों में वो मेकिंग कर रहा है तब, ठीक है, इनमें चीजों में मेकिंग नहीं करेगा तब वो आ सकता है। अगर वो इन चीजों का गुड्स या सप्लाई कर रहा है तब वो एलिजिबल नहीं माना जाएगा। तो पहला क्या है, आइसक्रीम एंड अदर ईडेबल आइस। जो ईडेबल आइस होती है वो, या फिर अगर आप आइसक्रीम वगैरह मैन्युफैक्चर कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, तो आप इसमें नहीं आओगे। मान लो कोई एक क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, कोई केस दे दिया जहां बोल दिया एक फैक्ट्री है महाराष्ट्र के अंदर जहां एक पर्सन है आइसक्रीम का बिजनेस करता है, अब वो कंपोजिशन स्कीम में आएगा नहीं आएगा ये बताओ। तो वो नहीं आएगा, सिंपल सा, क्योंकि इसको इंगेज में मना कर रखा है कि इन सब चीजों में अगर कोई डीलिंग करेगा तब उसको कंपोजिशन लीवी यानी स्मॉल टैक्स पेयर में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट आता है कोई भी नॉट कंटेनिंग कोका, ठीक है, कोई भी नॉट कंटेनिंग कोका, अगर कोई भी किसी कोका वगैरह के अंडर डीलिंग नहीं कर रहा, ठीक है, तब भी उसको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। पान मसाला हो गया, यहाँ पे हो गया एरेटेड वाटर, पान मसाला या कोई भी एरेटेड वाटर या कोई भी टोबैको मैन्युफैक्चर्ड हो गया या कोई भी ब्रिक और फॉसिल मील हो गया, इसमें डीलिंग कर रहा है तब भी उसको नॉट एलिजिबल माना जाएगा। या कोई बिल्डिंग ब्रिक्स बना रहा है या कोई भी रूफ टाइलिंग बना रहा है, रूफ टाइल्स जो छत पे लगती है ना, रूफ टाइल्स, तो वो भी अगर बना रहा है तो इन सब चीजों में अगर कोई डीलिंग कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, तो वो नॉट एलिजिबल माने जाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे हम पढ़ते हैं वैलिडेशन ऑफ कंपोजिशन लीवी। कंपोजिशन लीवी वैलिड कब होती है, कौन कौन सी जगह वैलिड होगी, कौन कौन सी जगह वैलिड नहीं मानी जाएगी। मैंने पहली लाइन लिखी है, रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्ट फॉर ए कॉमन स्कीम इन ए पर्टिकुलर ईयर। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन जिसने पहले ही चूज कर लिया, जैसे हर साल ना स्कीम चूज करनी पड़ती है कि आप अपना टैक्स जो है नॉर्मल स्कीम में देना चाहते हो या कंपोजिशन लीवी के अंदर देना चाहते हो। अगर आपने पहले ही कंपोजिशन लीवी चुन लिया है, चूज कर लिया साल में, फिर आप उसको स्विच नहीं कर सकते, कैन नॉट स्विच फ्रॉम कंपोजिशन टू नॉर्मल स्कीम। यहाँ पे लिखा वॉलंटरी बिटवीन द ईयर। वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से, वॉलंटरी का मतलब अपनी इच्छा से, ठीक है, आप अपनी इच्छा से बीच में अगर चाहो कि मैं चेंज कर लूं, स्विच कर लूं, अभी मैंने साल के शुरू में मान लो अप्रैल 1 में मैंने कंपोजिशन स्कीम चुन ली, बट अब मैं बाद में चाह रहा हूं कि उसको मैं स्विच कर लूं, वॉलंटरी अपनी इच्छा से चेंज कर लूं और इसको नॉर्मल में जाके पे करूं, ठीक है, जिससे मेरे को आईटीसी वगैरह क्लेम मिल जाएगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। पहला ये है वॉलंटरी वैलिडिटी। अब मैं इसका आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। कह रहा है कि ईयर 2020 और 21 यहां पर 2021 और 2020 में एक मैंने सेल करी जिसका सेल का अमाउंट है मान लो 52 लाख, ठीक है, और ये सेल जो हुई है मान लो महाराष्ट्र से हुई है, मैंने सप्लाई करी महाराष्ट्र के लिए। अब मैंने देखा, अब मैं अगले साल में पहुंच गया हूं 2021 और 2022 में, ये मेरा वो ईयर है 2021 से लेके 22 तक का, ठीक है। अब मैंने देखा कि पिछले साल प्रीवियस ईयर में मैंने जो सेल करी थी वो 52 लाख के अंडर आती है, और 52 लाख है मतलब कि यानी मैं एलिजिबल हूं कंपोजिशन टैक्सेबल स्कीम लेने के लिए, तो मैं एलिजिबल था और मैंने 1 अप्रैल 2021 को अपने आप को रजिस्टर्ड करा लिया, कंपोजिशन स्कीम में करा लिया। अब यहां पर मान लो 1 अप्रैल को मैंने रजिस्टर्ड कराया, अब 1 जून आ गई, यहां पर आ गई 1 जून को पता चला कि मेरा एनुअल टर्नओवर जो है 3 महीने का क्वार्टरली जो है मेरा वो हो गया है 25 लाख से ज्यादा का, ये 25 से 30 लाख का मान लो, ठीक है, 50 to 30 लाख का हो गया।
अब 50 सेल 30 लाख का आप क्वार्टरली अगर कुछ सेल कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, अगर आपने इसका इनवॉइस जनरेट करा होता, सोचो आपको कितना आईटीसी क्लेम मिलता ना। अब आपको वो दिमाग बाद में आया और आपने सोचा कि भाई अब 1 जून आ गई है, 1 अप्रैल को रजिस्टर्ड कराया था कंपोजिशन स्कीम लीवी में। अब 1 जून को आपको पता चला कि यार इतना सारा आईटीसी क्लेम कर सकता था नॉर्मल अगर मैं टैक्स फाइल कर रहा होता तब, बट अब कंपोजिशन में फाइल कर रहे हो, तो मैंने बताया था कंपोजिशन में आईटीसी क्लेम नहीं होता, तो अब यहाँ पे आईटीसी आपको नहीं मिलेगा और भी बहुत सारे बेनिफिट है जो नहीं मिलेंगे। अब आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे स्विच कर दूं और स्विच करके ना मैं नॉर्मल स्कीम के अंडर आ जाऊं और नॉर्मल स्कीम से अपना आईटीसी क्लेम कर लूं, और जैसे ही आईटीसी क्लेम कर लूं फिर मान लो अगली डेट आ गई 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, फिर 3-4 महीने बाद मेरे को यहां पर मान लो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, सिर्फ 5 लाख वगैरह की मेरी सेल हुई है 4 महीने में, और मैं चाह रहा हूं मैं फिर से स्विच करके वापस से कंपोजिशन में चला जाऊं, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। गवर्नमेंट ने भाई साफ मना कर दिया कि आप अगर पहले साल के शुरुआत में कंपोजिशन स्कीम में लीवी हो जाते हो, रजिस्टर्ड हो जाते हो, तो आप बीच में अपनी इच्छा से, वॉलेंट्री से, अपनी इच्छा के दौरान स्विच नहीं कर सकते। अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखते हो, पहला रूल ये कहता है। दूसरा रूल क्या कहता है, सेकंड रूल, यहां तो आप स्विच नहीं कर सकते, मैंने बता दिया क्यों नहीं कर सकते, आप बार बार अपना बेनिफिट नहीं चेंज कर सकते, एक ही रूल आपको लेना पड़ेगा। दूसरे में क्या कहता है, इफ टर्नओवर एक्सीड देन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, अगर आपका टर्नओवर करंट ईयर में प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा का हो गया, मान लो इसका एग्जांपल एक दूसरा लेता हूं मैं, वो समझाता हूं आपको, ठीक है। ये था इसका एग्जांपल, अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 2020 में और 2021 में मान लो मैंने एक बिजनेस करा, जो बिजनेस मेरा 100 CR पार कर गया, 100 CR मतलब सॉरी 100 CR क्या दिया मैंने, 1 CR मतलब 1 करोड़ की लिमिट पार कर गया। मैं कर रहा हूं इंदौर में, ठीक है। इंदौर जो है मेरा नॉर्मल स्टेट्स में आता है, कोई स्पेशल कैटेगरी तो है नहीं, नॉर्मल स्टेट्स में आएगा, मतलब 1 करोड़ नॉर्मल स्टेट्स की वैल्यू होती है, मैंने आपको बताया था लिमिट जो होती है। अब यहाँ पर 2021 आ गया, 22 आ गया, 1 अप्रैल, ठीक है। मैंने क्या करा, 1 अप्रैल को अपना कंपोजिशन स्कीम लीवी के अंडर नाम लिखवा रखा था, रजिस्टर्ड करा रखा था कि मैं कंपोजिशन लीवी में आ रहा हूँ, मैं स्मॉल टैक्स पेयर हूँ और मैं स्मॉल टैक्स पेयर के हिसाब से पैसा भरूंगा, ठीक है। पिछले साल ही मेरी 1 करोड़ की सेल पार हुई थी, पार नहीं हुई थी, 1 करोड़ में थोड़ा सा रह गया था, छोटा सा 1 करोड़ अप्रोक्स लगा लो, तो इसलिए मैंने कंपोजिशन में नाम अपना डलवा दिया। अब पता चला जैसे ही 4 महीने निकले ना, मतलब 1 जून जब आया, 1 जून को मेरा टर्नओवर यहां से यहां पर आके हो गया था 98 करोड़ का, सिर्फ मात्र ये 3-4 महीनों में 98 करोड़। 1 अप्रैल को कंपोजिशन में डलवाया नाम, जून तक आ गया 98, और इसके बाद अगले ही दिन एक सेल आ गई मेरे पास, अगले 2-3 दिन के अंदर, तो 5 जून को, अब 5 जून को क्या हुआ, 5 जून को मेरा 10 करोड़ का एक कोई सेल सप्लाई हो गई और मेरा 10 करोड़ टर्नओवर बढ़ गया, तो अब ये 98 से बढ़ के कितना हो गया, 108 करोड़, 108 करोड़ हो गया मात्र 5 दिन बाद ही, जून के 1 तारीख से 5 तारीख के अंदर। अब मेरा यहाँ पर 108 जैसे ही हुआ ना, सरकार कहने लग गई कि आप कंपोजिशन स्कीम में अब नहीं आ रहे हो, पहले आ रहे थे क्योंकि 1 करोड़ के अंदर था, अब 1 करोड़ से ऊपर चले गए हो। तो जिस दिन मेरी टर्नओवर 5 तारीख को 108 से ज्यादा हुई, उसी दिन सरकार अपने आप मेरा स्विच कर देगी कंपोजिशन से नॉर्मल टैक्स पेयर में। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो मेरे को आईटीसी था वो नहीं मिल रहा था अभी तक कंपोजिशन में, अब जैसे ही नॉर्मल में जाऊंगा, नॉर्मल टैक्स पेयर बनूंगा, तब मुझे आईटीसी मिलेगा। और यहां पर मेरा जो हिसाब किताब है वो देखो ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा कि अप्रैल से लेकर जो जून तक मैंने सेल करी है 98 करोड़ की, इसके ऊपर तो कंपोजिशन लीवी लगेगा, यानी कि इसके ऊपर तो आईटीसी मिलने से रहा, यहां पर आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि अभी मैं नॉर्मल में नहीं था, अभी कंपोजिशन के अंडर काम कर रहा था। बट जैसे ही मेरी एक्सीड हो गई 1 करोड़ से ज्यादा और मेरे को स्विच कर दिया, किसने स्विच करा, मैंने अपनी इच्छा से नहीं करवाया, मुझे स्विच बोला है, गवर्नमेंट ने बोला कंपलसरी है स्विच करना, आप कंपोजिशन से नॉर्मल में जाइए क्योंकि आपका 1 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है, इसलिए अब मुझे इस जगह स्विच कर दिया गया कंपलसरी। तो जो भी सेल अब 5 जून के बाद होगी ना, 5 जून के बाद जो भी सेल होगी वो नॉर्मल के हिसाब से होगी। अब क्या होगी, नॉर्मल, और नॉर्मल में आपको पता आईटीसी मिलता है, तो आईटीसी भी मिलेगा मेरे को, और नॉर्मल टैक्स पेयर के हिसाब से मैं टैक्स पे करूंगा, समझ आए। तो ये थी दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन में आपको मना करा था कि आप स्विच नहीं कर सकते इच्छा से, दूसरे में आप स्विच करोगे, बट कंपलसरी होगा स्विच करना जब आपकी सेल ज्यादा हो जाएगी एक टाइम के बाद, समझ आया। तो ये था दोनों में डिफरेंस, जो कि वैलिडेशन ऑफ कंपोजिशन लीवी है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट आता है हमारा टैक्स रेट अंडर कंपोजिशन स्कीम।
अब हम बात करने वाले हैं टैक्स रेट्स की। कंपोजिशन स्कीम्स के अंदर जाते हैं। भाई देखो, कंपोजिशन स्कीम्स के अंदर सिर्फ गुड्स में डीलिंग होती है, सर्विसेज में नहीं होती। बट अगर सर्विसेज में कुछ केस में होती है तो उसका टैक्स रेट क्या होता है वो भी देख लेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं, अगर केस ऑफ गुड्स होगा पहला, ठीक है। अगर आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हो कंपोजिशन स्कीम में, तो 3 तरीके के गुड्स आप बेच सकते हो। 3 तरीके की आप गुड्स में सप्लाई कर रहे हो तो कंपोजिशन यानी कि स्मॉल टैक्स पेयर आपको माना जाएगा। पहला, आप मैन्युफैक्चरर कर रहे हो गुड्स का। दूसरा, आप कोई ट्रेडर होने चाहिए। और तीसरा, आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह की सर्विसेज दे रहे हो या रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो तब। इन 3 केसेस के अलावा आपको टैक्सेबल पर्सन स्मॉल में नहीं माना जाएगा, कंपोजिशन में नहीं माना जाएगा। तो अगर मैं बात करूं मैन्युफैक्चरर की, अगर आप मैन्युफैक्चरर में डीलिंग कर रहे हो तो आपका सीजीएसटी चार्ज होगा 0.5, एसजीएसटी चार्ज होगा 0.5 किसी भी स्टेट में हो, और आपका टोटल जो जाएगा वो जाएगा 1%। ठीक है, आपकी इनकम जो भी बनेगी उसका 0.5 सीजीएसटी एसजीएसटी जाएगा। ठीक है, जब भी आप टैक्स पे करोगे। अगर आप रेस्टोरेंट की सर्विस दे रहे हो, रेस्टोरेंट की सर्विस, तो इसमें थोड़ा ज्यादा जाता है। रेस्टोरेंट की सर्विसेज में आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी जाएगा दोनों मिलाकर 5%, 2.5%, और टोटल मिला के कितना हो जाएगा 5। आपको 5% जो है जीएसटी वो टैक्स वगैरह भरना पड़ेगा। तीसरा, अगर मैं बात करूं आप ट्रेडर हो, ट्रेडर के केस में 0.5 रखा गया है सीजीएसटी और एसजीएसटी को, और टोटल आपका जाएगा 1% ट्रेडर के केस में। 3 ही सर्विसेज में आती है, 3 ही तरीके के आप गुड्स में डीलिंग कर सकते हो, ट्रेडर, रेस्टोरेंट, और एक फर्स्ट वाला जो बताया था मैंने कौन सा, मैन्युफैक्चरर। ठीक है, अगर सर्विसेज की बात करें, सर्विसेज में कितना जाता है कंपोजिशन के अंदर, अगर सर्विसेज में डीलिंग हो रही है तो सर्विसेज में आप सीजीएसटी एसजीएसटी डालोगे 3% जाएगा, और टोटल आपका 6% जाएगा सर्विसेज के केस में। समझ आया? तो केस ऑफ गुड्स वैसे ज्यादा आता है, सर्विसेज को 3%, बाकी आप दिमाग में रखो चाहे मत रखो, सर्विसेज को छोड़ो, अब गुड्स का ध्यान देना। समझ आया? आगे चलते हैं, अगले पॉइंट कुछ लिखवाते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको उतार लो, आपको समझ आ गया होगा तो उतार लो, आगे भी और दिखाता हूँ टॉपिक। तो लास्ट टॉपिक रह गया अपना, लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। नॉर्मल टैक्स पेयर पर्सन जो होता है और जो कंपोजिशन स्कीम्स में टैक्सेबल पर्सन आते हैं, दोनों के लिए क्या एलिजिबल डेट है, क्या इनके फॉर्म्स हैं, तो मैं वो पहले भी डिस्कस करूंगा, वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो कह रहा है इन केस ऑफ फ्रेश रजिस्ट्रेशन। फ्रेश रजिस्ट्रेशन का मतलब है नॉर्मल का केस है। अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर हो तब आपको फॉर्म GST REG 01 आपको फिल करना पड़ेगा, पार्ट बी पार्ट ए। दूसरा, अगर आपका कोई भी टैक्सेबल पर्सन जिसने ऑप्ट कर रखा हो कंपोजिशन स्कीम के अंडर, जो कंपोजिशन स्कीम के अंडर आ रहा हो, उसको फॉर्म भरना है GST CMP कंपोजिशन स्कीम _02 पार्ट बी सेक्शन उसके लिए होता है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्म उसके लिए एलिजिबल होगा, याद रखना, नाम भूलना मत। अगला पॉइंट आता है पर्सन इन एलिजिबल टू ऑप्ट अल्टरनेट कंपोजिशन स्कीम। कह रहा है कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो इन एलिजिबल माने जाते हैं अल्टरनेट यानी कंपोजिशन स्कीम के लिए। वो मैंने आपको पहले बता दिया कौन कौन से पर्सन है, जिसके अंदर कौन कौन से आते हैं एक बार दोबारा सुन लो। जिसके अंदर आते हैं वो पर्सन जो कि जीएसटी के अंडर टैक्सेबल सप्लाई नहीं करते, जो CGST के अंदर आती है सेक्शन 10। अगर आप कोई भी तरीके की टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहे हो, उस पर आपको इनवॉइस बिल वगैरह नहीं मिल रहा है, ITC नहीं मिल रहा है, इनटैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, तब आप जो है इन एलिजिबल माने जाओगे। या सेकंड है जहां पर आप इंगेज्ड हो किसी भी तरीके की इंटरस्टेट सप्लाई के अंदर, आप अगर इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो तो भी इन एलिजिबल हो। तीसरा आता है कोई भी CTP यानी कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो वो भी इन एलिजिबल है। अगला पॉइंट आता है अगर आप किसी भी तरीके की ई-कॉमर्स सप्लाई कर रहे हो और अपना टैक्स कलेक्ट कर रहे हो अंडर सेक्शन 52 या 51, तो अगर आप अंडर सेक्शन 52 TDS या TCS कलेक्ट करते हो या आप ई-कॉमर्स सप्लाई करते हो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए, किसी भी स्विगी, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो डिजिटली, ठीक है, तो फिर आप इन एलिजिबल हो। अगला पॉइंट आता है लास्ट, इंगेज्ड इन मेकिंग आइसक्रीम्स। अगर आप आइसक्रीम्स वगैरह बना रहे हो, ईडेबल आइटम बना रहे हो, आप पान मसाला या टोबैको वगैरह जैसी चीजों में मैन्युफैक्चर्ड कर रहे हो या कोई भी अदर मैन्युफैक्चर्ड गुड ऐसे कर रहे हो तो भी आप इन एलिजिबल माने जाओगे। समझ आया? तो ये था पूरा आपका चैप्टर, इस जगह पर आपका चैप्टर खत्म होता है। तो आई विश वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो का पार्ट जो है, ये चैप्टर खत्म हो गया है, अगला चैप्टर 7th जो होने वाला है वो जल्दी लाऊंगा, मैं जल्दी डालूंगा और परसों तक वो भी आ जाएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में,
अभी के लिए इतनी, बाय। और अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लो, रिवीजन करो आराम से बैठ के, ठीक है। और अगर किसी को नोट्स वगैरह परचेज करने हैं तो उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर आपको ये दे रखा है, इस नंबर पे जाके नोट्स अगर आपको बाय करने हैं, नहीं लिखना, आपको मेहनत नहीं करनी, स्क्रीनशॉट लेके नहीं उतारना, तो आप बाय कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर डाल दिया है, वहां से आप कॉन्टैक्ट नंबर लेके व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो नोट्स परचेज करने के लिए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहां पे आप कमेंट कर देना। टाटा बाय बाय। उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो।